अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियाँ शुरू होते ही सब की ज़ुबान पे यही होता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई, अब तो फ़्लू तो होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो फ़्लू ही है। फ़्लू यानी कि इन्फ्लुएंज़ा। फ़्लू के ऊपर हम लोग सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि ये होता क्या है। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस का ये इन्फेक्शन है जो कि आपके जो सांस लेने के सिस्टम को, जिसमें आपका नाक, आपका गला और आपके फेफड़े शामिल हैं, उनको डिस्टर्ब करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर हमला करता है। और इसको हम इस वायरस के इन्फेक्शन को हम इन्फ्लुएंज़ा कहते हैं और आमतौर पे आम ज़ुबान में इसको फ़्लू कहते हैं। अब इसमें कौन से लोग हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं। हाई रिस्क पे वो लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, बड़े बूढ़े हैं, या छोटे बच्चे हैं, या हमला ख़वातीन हैं, या वो लोग जिनका क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, या वो जिनको कुछ दायमी बीमारियां हैं, वो रिस्क पे होते हैं। और जो सबसे बेहतरीन डिफेंस जो है, यानी इसके ख़िलाफ़ लड़ने की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। अगर आप सालाना वैक्सीनेशन करवाते हैं तो बड़ी हद तक आप इससे बच सकते हैं। सालाना वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलामात जो हैं वो स्टार्ट में तो ऐसे ही होती हैं जैसे अमूमी नज़ला ज़ुकाम वाली होती हैं। जैसे आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आपका गला दर्द करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो अमूमी नज़ला ज़ुकाम है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके अलामात जो है आपके ऊपर शो करता है। जैसे थोड़ा सा आपको नज़ला हो गया, उसके बाद फिर नाक बहना शुरू हो गया ऐसे, और फिर छींकें आना शुरू हो गई कुछ अरसे के बाद, फिर आपका गला थोड़ा सा दर्द करना शुरू हो गया, और इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो फ़्लू है वो आपको फ़ौरी तौर पे डिस्टर्ब करता है। इसमें ये सारी अलामात एकदम से आ जाती हैं। एकदम से आपका नाक बहना शुरू हो जाएगा, एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, एकदम से गले में दर्द शुरू हो जाएगा। इसकी जो अलामात हैं उसमें नाक का बंद होना है, जिस्म का दर्द करना है, और बुखार है जो कि 100 से ऊपर चला जाता है, 100 फ़ारेनहाइट से। उसके अलावा आपको सर्दी लगती है, आपका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, और आपको पसीने भी आते हैं, सर दर्द भी करना शुरू हो जाता है, और खुश्क खांसी जो होती है ना वो आपको शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई ऐसी बीमारी आपको होगी है कि जो आपकी समझ से बालातर है, और बहुत ही आपको वो तोड़ फोड़ रही है आपको अंदर से। ये इसकी अलामात होती हैं। और इसको ये फैलता कैसे है? इसको फैलने के लिए आपने किसी चीज़ को टच करने से, जिस पे पहले से ये वायरस मौजूद है, और वो टच करने के बाद आपने नाक पे या कान पे, मुंह पे लगा लिया या इस तरह, और या आप जो इस बंदे को है वो बात कर रहा है तो उसके मुंह के ज़रिए, छींक के ज़रिए, उसकी खांसी के ज़रिए, या किसी ऐसे बंदे के साथ आपने फ़ूड शेयर कर लिया है, ड्रिंक्स शेयर कर लिए हैं जिसको ये वायरस था, तो भी उसके ज़रिए आपको ये हो सकता है। इसकी वजह ये होती है कि जिस बंदे को वायरस होता है ना, वो जब खांसता है या बात करता है या छींकता है तो उसके मुंह से ये वायरस निकल के हवा में ड्रॉपलेट्स में चला जाता है, और वही ड्रॉपलेट्स अब आप सांस के ज़रिए अंदर ले लेते हैं, अपने फेफड़ों में आपके जाता है, तो ये आपके फेफड़ों को भी मुतासर कर देता है। या उस बंदे ने छींका और उसके छींक की वजह से जो जरासीम, जिस चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर वो जरासीम चले गए हैं, वायरस चला गया है, और आपने उस टेबल पे हाथ लगाया और वही हाथ आपने नाक पे लगा लिया और सांस लिया, तो उस नाक में सांस लेने से वो वायरस जो है वो आपके फेफड़ों में चला जाता है। या आपने एक कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उस पर किसी ने छींक दिया या खांस दिया, तो ऐसा बंदा जिसको ये वायरस था इन्फ्लुएंज़ा का, तो उसका वो वायरस जो है वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, और आपने उसको हाथ लगाया कीबोर्ड को या टेलीफोन को, तो हाथ लगाने के बाद आपने जब वो अपने नाक पे या मुंह में या आँखों के ऊपर वो हाथ लगा लिया, तो उसके ज़रिए ये आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जिस बंदे को होता है वो कितनी देर के लिए कंटेजियस होता है, यानी वो कितनी देर तक ये फ़्लू को फैलाता रहता है दूसरों को। ये जब आपकी अलामात शुरू होती हैं उससे एक दिन पहले से लेके अलामात के ज़ाहिर होने के 5 से 10 दिन बाद तक
आप जो है वो कंटेजियस हैं, यानी आपसे दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है उन 5 से 10 दिनों के अंदर। और वो बच्चे या वो लोग जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बहुत ही कमज़ोर होता है, तो वो ज़रा थोड़े से लंबे अरसे के लिए, यानी 5-10 दिन की बजाय 10 से 15 दिन तक भी वो कंटेजियस हो सकते हैं, उनके ज़रिए दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले कि आपको हो सकता है आप रिस्क पे हैं, वो कौन लोग हैं जो रिस्क पे हैं? वो हैं जिनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, यानी छोटे बच्चे, वो उनको हो सकता है, या वो लोग बड़े बूढ़े जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उनको हो सकता है। आपका ऑक्यूपेशन यानी आपका काम, इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, जो भी लोग पेशेंट्स के साथ डील करते हैं वो लोग रिस्क पे हैं। और वो जो चाइल्ड केयर पर्सनल्स हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, क्योंकि इन लोगों को जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं इनको चूँकि होता है तो हम लोगों ने इनके साथ ही डील करना होता है, तो हम लोग भी रिस्क पे हैं कि हमें उनके साथ हो सकता है उनके ज़रिए। लिविंग कंडीशंस हैं, कुछ लोग जो बहुत से लोग एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स हैं, बहुत से बच्चे वहाँ पे या बच्चियाँ वहाँ पे रह रही होती हैं इकट्ठी, तो एक को हो जाए तो वहाँ पे वो उस एक को सेपरेट करना, अलहदा रूम में रखना मुश्किल हो जाता है, तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और इस तरह। नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे एक बड़े बूढ़े रहते हैं, एक को हो गया तो बाकी सारों को भी हो जाता है। मिलिट्री बैरक्स हैं जहाँ पे हमारे फ़ौजी हज़रात रहते हैं, तो उनको भी चूँकि वो इकट्ठे ही रहते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो एक से दूसरे को वो हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम है, अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर है, जैसे आप कैंसर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि कैंसर की मेडिसिन जो होती हैं ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को कमज़ोर कर देती हैं, या एंटी रिजेक्शन ड्रग्स ले रहे हैं आप, यानी आपका गुर्दा जो है वो ख़राब हो गया था, आपने नया गुर्दा लगवा लिया, तो उसके लिए अब आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि वो गुर्दा आपका रिजेक्ट ना हो जाए, तो बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो वो जो मेडिसिन होती हैं वो भी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे आपको गंठिया हो गया या ऐसी कोई बीमारी जोड़ों की कि जिसमें डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड्स लिख दिए हैं और आपने लेने ही हैं, तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये भी आपके क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। या अगर आपको एड्स है तो वो भी आपके क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। दायमी बीमारियाँ हैं, जैसे दमा है, शुगर है, दिल की बीमारियाँ हैं, तो जिन लोगों को ये होती हैं वो भी रिस्क पे होते हैं, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको इन्फ्लुएंज़ा की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी पेचीदगियाँ जो इन्फ्लुएंज़ा की वजह से होती हैं। और अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं यानी हामला खातून है, तो भी आपको इन्फ्लुएंज़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर इन्फ्लुएंज़ा की कॉम्प्लिकेशन यानी उसकी पेचीदगियाँ होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर आपके तीसरे महीने से के बाद का जो अरसा होता है ना, 3 से 9वें महीने तक का जो अरसा होता है उसमें आप ज़्यादा आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, यानी पेचीदगियाँ। अब हाई रिस्क चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, या बड़े बूढ़े जो हैं वो भी, ये सब लोग, इनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि नमूनिया है। अब नमूनिया जो है ये अगर किसी बूढ़े इंसान को जो 65 से ज़्यादा उम्र का है, अगर उसको, ज़ाहिर है वो इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते और भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, इस तरह की और बीमारियां होती हैं। अगर उनमें से कोई बीमारियां उनको हैं पहले से ही और उनको इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, तो उनको नमूनिया होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और अगर अल्लाह ना करे उनको नमूनिया हो जाए, तो वो नमूनिया जो है वो उनको जो है ना वो डेडली भी हो सकता है, उनको मार भी सकता है, वो उनके ख़ात्मे तक भी चल सकता है उनके साथ। या उसके अलावा फेफड़ों की सोजश हो सकती है उनको, या उनके फेफड़े, जब किसी को दमा है तो वो जो फेफड़े हैं वो ज़्यादा ही उसको दमे के अटैक को फ्लेयर कर देते हैं, यानी वो पहले अगर उनको हफ्ते बाद एक आध अटैक आता है दमे का, तो वो उनको बार बार होना शुरू हो जाता है, या उनके साइनस का इन्फेक्शन हो जाता है, या कानों का इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसकी पेचीदगियाँ होती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में हमने आम तौर पे कुछ भी नहीं करना होता। आम तौर पे हम लोग सिर्फ बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट को, और उसे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। वायरल जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें बेड रेस्ट और पानी जो होता है ना, पानी का इस्तेमाल वो ज़्यादा करने से जल्दी इंसान ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, जैसे ओसेल्टामिवीर है या ज़नामिवीर है, तो ये उन केसेस में होता है जैसे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको पहले ही बहुत सी बीमारियां हैं और हमें ख़तरा हो कि इनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो फिर हम उनको एंटीवायरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और नामुमकिन तौर पे हम उनको, किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको इन्फ्लुएंज़ा है, सीजनल फ्लू है, हम उसको
ये मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते। अब आपने क्या करना है, हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आपने हर वो इंसान जिसकी उम्र 6 महीने से ऊपर है उसको हमने सालाना वैक्सीन लगानी है इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़। अगर आपकी वैक्सीन लग जाती है तो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो डिफेंस सिस्टम है आपका वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो आपका डिफेंस जो बेसिक डिफेंस है वो आपका वैक्सीन ही है, क्योंकि हम इसमें मेडिसिन ज़्यादा नहीं देते तो वैक्सीन का ही ज़्यादा रोल होता है। आपने क्या करना है, अपने जब भी हाथ जो है वो आपने उनको साफ़ सुथरा रखना है और किसी भी चीज़ को टच करने के बाद नाक, मुंह या आँख पे लगाने से पहले आपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन और पानी के साथ धो लेना है। हाथ धोने से बहुत से जरासीम और वायरस और बैक्टीरिया ये सारे ख़त्म हो जाते हैं अगर अच्छी तरह से हैंड वॉश किया जाए तो हैंड वॉश करते रहना आपने। उसके अलावा आपने जब भी आपको खांसी आती है या आपको छींक आती है तो आपने टिश्यू यूज़ करना है ताकि आपकी खांसी और छींक के साथ जो आपके जरासीम हैं वो दूसरों तक ना पहुँचे। तो आपने टिश्यू यूज़ करना है या जो आपने अपनी एल्बो जो है उसके साथ एल्बो के ऊपर खांस लेना है ताकि आपके जरासीम ज़्यादा आगे ना जा सकें और वहीं के वहीं ही रुक जाएं। उसके अलावा आपने अपनी पर्सनल आइटम्स जो हैं उनको शेयर नहीं करना। जैसे कि आपकी वाटर बोतल है, आप उसमें पानी पी रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंज़ा है तो आप किसी और को दे दें, उसको भी हो जाए। या किसी आपको इन्फ्लुएंज़ा नहीं है लेकिन आपने किसी और को दिया, उसको था तो उससे आपको हो जाए। या फूड है या आपके टावल्स हैं जिनसे आप फेस साफ़ करते हैं, अपना चेहरा साफ़ कर लेते हैं या हाथ साफ़ कर लेते हैं, तो अगर किसी और ने यूज़ किया जिसको इन्फ्लुएंज़ा था या उसको फ्लू था तो वो उससे आपको भी हो जाएगा जब आप उससे यूज़ करेंगे। तो आपने पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना। और जब भी आप बीमार हों, आपको फ्लू हो जाए तो आपने रेस्ट करनी है और घर में रहना है और पानी लेना है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेना है। पानी, दूध, मिल्क शेक, फलों का जूस वगैरह ये आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और घर पे रहने का मेन मकसद दूसरों को बचाना है कि दूसरों को ना हो जाए आपसे, आप तक ही महदूद रहे। आप अपने तक रखें, दूसरों को ना इसके साथ जो है ना इन्फेक्ट कर सकें। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, उसमें सारा कुछ शामिल होना चाहिए। और एक्सरसाइज करें, उससे भी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उससे आप हेल्दी रहते हैं और आपको ये छोटे मोटे वायरस तंग नहीं करते। उसके अलावा घर की सफाई सुथराई, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। जो चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, जिनको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट किया होगा तो उनके ऊपर भी जरासीम नहीं रहते और आप ज़्यादा बीमार उससे नहीं हो सकते। और जहाँ पे आपको पानी मुयस्सर नहीं है वहाँ पे आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है और लाजमी तौर पे अपने हाथों को साफ़ रखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लोग बीमार होते हैं वो जो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लोगों ने छींका होता है या खांसा होता है और जरासीम उसके ऊपर पड़े होते हैं, उन पे हाथ लगा के वही हाथ अपने नाक, मुंह या आँखों पे लगाने से ही ये जरासीम फैलता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके हैंड की सैनिटाइजेशन है। अपने हैंड को साफ़ सुथरा रखें, अपने हाथों को धोते रहें बार बार, और अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ जल्द ही दोबारा मिलेंगे। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।